तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को लेकर स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं पर लेकिन उस मोमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक उनको पहुंचना जरूरी है। तो बोला गया, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। इंसान अगर अपनी मेहनत को उस लेवल पर पहुंचाता है जहां पर जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है, वो उसके लिए उस लेवल की मेहनत को अचीव कर पाता है, तो तभी वो मेहनत उसको मिल पाती है। कुछ न आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। यानी कि अगर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया तो ये समझना कि अभी आप लोगों ने उस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं की जिस लेवल पर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी थी। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। कई सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि पहला कदम ही नहीं ले पाते हैं, सोचते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। तो इन सब चीजों से दूर उठकर आप लोगों को एक चीज को स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब आप लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उस चीज को ऐसा नहीं कि एक बार में ही सारी चीजें सही से करने लगोगे। बीच बीच में आप लोग कई बार ऐसा होगा, पढ़ने की सोचिए 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं ओनली 4 घंटे या फिर 3 घंटे। ऐसा भी होगा कि पढ़ने में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भी होगा बहुत सारी चीजें, कोई और प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई मेहमान आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो अनफॉर्चुनेट कंडीशन रहती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना शेड्यूल एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखकर आगे बढ़िए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको टैकल कर सके। पर लेकिन ये नहीं कि उनसे घबराना है, क्योंकि ये आज नहीं आ रही है प्रॉब्लम, ये फ्यूचर में भी आने वाली है। जब आप लोग आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो उस टाइम पर भी आप लोगों को चीजों को टैकल करना है। तो ये इस तरीके से लाइफ को आप लोगों को लेकर आगे बढ़ना है। कोविड-19 के केसेस के बारे में बात करें, 2,40,23,158 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं। 8,35,597 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 1,70,91,288 लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में इससे रिकवर कर चुके हैं। सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे पर रसिया और पांचवें पर है पेरू। तो ये टॉप पर है 60 लाख केस के साथ में, इंडिया है 33 लाख केस के साथ में तीसरे नंबर पर, ब्राजील 37 लाख केस के साथ में दूसरे नंबर पर। हमारी कंट्री में जो डेली लगभग केस आ रहे हैं वो 70,000 से ऊपर आ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 14,000 अकेले महाराष्ट्र में कल आए, 10,000 आंध्र प्रदेश में देखने को मिले, बाकी दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, यहां पर भी काफी सारे केस देखने को मिल रहे हैं। 1,000 के करीब लोगों की डेली जान जा रही है। और अगर इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 61,694 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो ये एक डेटा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि कल ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रही थी, इसके ऊपर कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया और एक कार्टून भी मैंने शेयर किया था ट्विटर के ऊपर। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि फिलहाल जो है हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोल दिया गया है कि जो इकोनॉमी जो है बर्बाद हो रही है वो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी OMG मूवी में, ओ माई गॉड। वो ओ माई गॉड जो मूवी थी अक्षय कुमार और प्रेस रावल की, उसमें प्रेस रावल की जो दुकान है वो टूट जाती है भूकंप की वजह से। तो यहां पर ये बोला जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अगर इस तरीके कोई कंडीशन बनती है तो फिर सबसे बड़ी बात ये रहती है कि फिर उसका किस तरीके से इंश्योरेंस वहां पर होना चाहिए। तो देखिए उसके चलते वो जो केस है वो काफी इंटरेस्टिंग केस होता है, कोर्ट में केस जाता है। अगर आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारे इस तरीके के बड़े बड़े भव्य आप लोगों ने भगवान के नाम पर बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं और आप लोग वहां से चंदा भी लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, अगर कोई गॉड एक्ट करता है, अगर उस एक्ट की वजह से इंसान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इंसान जाएगा कहां पर, तो वो आपके पास में आएगा ना। तो वो बातें बोलने की कोशिश की जाती है कि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब उसमें दिखाने की कोशिश की काफी इंटरेस्टिंग वे में। तो वो एक अलग तरीका था, पर लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कोई इस तरीके की कंडीशन बनती है तो उसको एक्ट ऑफ गॉड में माना जाता है। पर लेकिन जो पेंडेमिक है वो आप लोग एक्ट ऑफ गॉड बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि पेंडेमिक जो है, जो ये महामारी देखने को मिल रही है, ये इंसानों की क्रिएट की गई ही महामारी है। इसको एक्ट ऑफ गॉड बोलकर अपना पल्ला झाड़ना कितने हद तक सही है। क्योंकि अगर आप लोग बात करें, जब हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किया गया था, बजट प्रस्तुत करने के बाद भी हमारी कंट्री में कई बार फाइनेंस मिनिस्टर जो थी पब्लिक में आकर उन्होंने बात की कि इकोनॉमी ऐसी चल रही है, इकोनॉमी वैसी चल रही है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो उस टाइम पर भी कंडीशन काफी खराब दिख रही थी। तो पेंडेमिक के ऊपर ये ठेकरा फोड़ देना कितना सही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो उसी के बारे में यहां पर बात की गई। कई सारे कार्टून थे, काफी लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा, लगभग दूसरे पर भी ट्रेंडिंग में आई है ट्विटर के ऊपर। तो कंडीशन यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में जो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास में जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, जो कि सिचुएशन को एग्जैक्टली समझकर इस तरीके की प्रॉब्लम से निकाल सके। इस तरीके की बातें बोलना, एक्ट ऑफ गॉड बोलना, ये सारी चीजें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये तो वही हो गया कि मैं किस लिए एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाया, यार मेरा रूममेट अच्छा नहीं था, ठीक है, तो रूममेट अच्छा नहीं था, ऐसी कंडीशन चलती रही तो फिर तो हो चुके एग्जाम पास।
तो ये काफी बुरी इस तरीके की कम से कम पोस्ट पर बैठकर इस तरीके की स्टेटमेंट देना, मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब स्टेटमेंट है। बाकी आप लोग बेटर तरीके से जानते हैं इसको, क्या क्या चीजें हैं जो भी हैं। सारी लेक्चर की जो इकट्ठी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। आप लोग क्या लगता है, एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये आप लोग क्या लगता है इसके बारे में? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे रघुराम राजन साहब, उस टाइम पर उनके द्वारा बोला गया था कि डीमोनेटाइजेशन न करो। उसके बाद में चीजें आगे चलती रही, उर्जित पटेल साहब आए, उन्होंने भी स्टार्टिंग में चीजों कंट्रोल करने की कोशिश की, पर ऐसे ऐसे चलते चलते जो चीजें हैं आज के डेट में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट नहीं देखने को मिल रहा है जो कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी को संभाल सके, पॉलिसीज को संभाल सके। तार तुक्का मार मुक्का वाली बात चल रही है, आज ये करके देख लेते हैं, फिट बैठा तो सही है, ऐसे नहीं तो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, आज ये दवाई देकर देख लेते हैं, अगर काम करके इसी कल दूसरी दे लेंगे। तो ये कंडीशन यहां पर चल रही है फिलहाल। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कुछ उसके पीछे कैलकुलेटेड रिस्क भी होना चाहिए, एक बेसिक पता होना चाहिए किस तरीके की चीजों को लेकर क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को समझना काफी जरूरी है, तब चीजें हो पाएंगी आगे चलकर। पर लेकिन यहां पर कुछ और ही चल रहा है इतने दिनों से, इंप्लॉयमेंट जो है वो सबसे लोवेस्ट रेट पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक मैंने डेटा भी शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस डेटा के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ट्विटर पर कल शाम ही शेयर किया था। उस डेटा में क्या बातें दिखाई गई हैं? उस डेटा में ये दिखाई गई, अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो वर्ष अनएम्प्लॉयमेंट है 45 साल का। ये तो पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, तब तक तो कोविड-19 भी नहीं आया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। जीडीपी भी लोवेस्ट पहले ही चल रही थी, कोविड-19 की वजह से तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फार्मर की इनकम डबल करने की बात करते थे, पर फार्मर की इनकम से कोई भी आउटपुट निकल उसके फार्मर से कोई भी हमारी कंट्री में जो प्रॉपर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी में कितना रोल प्ले कर रहा है, तो वो भी अप टू द मार्क नहीं चल रहा है। ठीक है, हाईएस्ट एवर फ्यूल प्राइस पहले भी चल रहा था, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी आप लोगों ने फ्यूल का प्राइस बढ़ा दिया है। टैक्स कलेक्शन पहले भी डाउन चल रहा था, बार बार गवर्नमेंट रो रही है कि जीएसटी जो है अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जॉब लॉस पहले भी हो रही थी, तो कोविड-19 ने कहां से इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर किसी चीज के ऊपर डालकर छोड़ देना कि इसकी वजह से चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन निकालने के मूड में ही नहीं है गवर्नमेंट, तो वो चीजें यहां से निकल कर आती है। ऐसी हालत कांग्रेस की देखने को मिल रही थी जब कोल स्कैम चल रहे थे, बड़े बड़े स्कैम कांग्रेस के टाइम पर चल रहे थे। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड न रखकर अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यहां से निकलना कैसे है। तो ये सही तरीका नहीं है। जनता ने वोट देकर जीता है, तो कम से कम जनता का थोड़ा तो ख्याल रखिए। सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे मिल जाएगा। कल तक की सारी पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है। ये तीनों लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, ये वाला लेक्चर, पीआईबी वाला जो लेक्चर आता है और क्वेश्चन वाला जो लेक्चर आता है। एक इंपॉर्टेंट बात फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, क्वेश्चन वाली वीडियो के आप लोग पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं, उसकी पीडीएफ सारी ऑलरेडी जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी है। वो फिलहाल में रिवीजन सीरीज यहां पर आप लोगों की चला रखी है, उसमें पीडीएफ डबल करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के पास में बर्डन ही बढ़ेगा। तो पुरानी पीडीएफ के सारे लिंक जो है वो टेलीग्राम पर है, महीने के स्टार्टिंग में आप लोगों को मिल जाते हैं, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी अब चीजें थोड़ी सी पैटर्न में आ रही हैं, तो इंटरनेट भी सारी चीजें लग गई हैं। अभी जल्दी ही आप लोगों की जो पीडीएफ है, पहले मैं लिंक प्रोवाइड करा देता था गूगल ड्राइव का, अब आप लोगों को अलग से सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो गूगल ड्राइव से नहीं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करना, जिनको प्रॉब्लम रहती है गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने में। मेरे साथ में ट्विटर पर कनेक्ट रह सकते हैं वीर तालियान के नाम से, इंस्टाग्राम पर वीर तालियान और फेसबुक पर वीर तालियान, तो जहां पर भी सर्च करें, यहां पर आप लोग अगर हैं तो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। दवाई के बारे में बात की जा रही है, पहले आर्टिकल में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि दवाई किस तरीके से लेके चलनी चाहिए और किस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, ये बात की जा रही है। बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है जजेस के बारे में। जजेस का जो पैटर्न है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हमारी कंट्री में, ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, पर लेकिन हो रहा है। तो इसके बारे में अब क्या किया जाए, तो देखेंगे क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है। बात की जा रही है यहां पर डिजिटल आईडी कार्ड के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारा जा सकता है डिजिटल आईडी कार्ड से, तो इसके बारे में जानेंगे कितने हद तक ये सही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो चीजें कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर के बारे में बात करें, पेंडेमिक को लेकर कैसा बिहेवियर लोगों का होता हुआ जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो अच्छे से इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। साइड वाला आर्टिकल इसके बारे में यहीं पर बातें कर लेते हैं। आज की डेट में पाकिस्तान के बारे में आप लोग अगर बात करें तो टेररिस्ट की सेंचुरी माना जाता है, यानी कि हब माना जाता है। हमारी कंट्री में पुलवामा अटैक किया गया 14 फरवरी को, बहुत सारे जवान जो थे हमारे उनकी जान चली गई। तो उस टाइम पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मोहम्मद जो है पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट, उसने तुरंत क्लेम किया कि ये अटैक मैंने कराया है। अब हमारी कंट्री की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने सारा डेटा इकट्ठा किया इसके चलते, और जो भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके सारे लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यानी कि बॉम्ब कहां से आया, उस टाइम पर जो सिम चल रहे थे वो कहां पर बेस थे, किस तरीके से कंडीशन बनी हुई थी, कैसे उनको इंडिया के अंदर एंट्री की गई, कैसे गाड़ी, वो सारी रजिस्ट्रेशन कहां पर किसका क्या कॉन्टैक्ट था, वो सारे पाकिस्तान में बेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार इन चीज़ों को नकारता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है ना आज के में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि जो ये इस तरीके के तत्व हैं वहां पर सोसाइटी के अंदर उनके खिलाफ में जाकर बात कर सके। फिर भी इंडिया को अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना चाहिए, पाकिस्तान को एक तरीके से नकाब जो ओढ़ रखा है उसका नकाब हटाना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने, ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा एक सुधारा जा सके और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी थोड़ा सा पाकिस्तान को और अगर ब्लैक लिस्टेड किया जा सके तो पाकिस्तान के ऊपर इसका काफी अच्छा एक इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखते हैं कंडीशन कैसे बढ़ती है आगे। और जो साइड वाला ये आर्टिकल है छोटा सा, इसके बारे में यहाँ पर जो बात की जा रही है ये आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हमारी कंट्री में अभी JEE और NEET की जो एग्जाम की बात यहाँ पर चल रही है, तो सब बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से सब लोग जो है उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने के पूरे जोर शोर में फेज में है। यहाँ पर ये कार्टून में ये दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर अगर बच्चा कोई एग्जाम देने जाएगा तो सबसे पहले एग्जाम में बाद में पहुंचेगा उसको कोविड-19 से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी सारे लोग आज के डेट में इसकी चपेट में आ चुके हैं और डेली बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। तो जो हमारा वनरेबल सेक्शन है, जो बच्चे भी एक वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो क्या ये करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि ये सही तरीका है यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से ढकेलना? तो ये भी कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है एक तरीके से ये सारी चीजें कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर, पर गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार यहां पर नहीं है। तो इसके बारे में एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी ये कार्टून देखेंगे और यहां पर ये आज है जो फ्राइडे, और फ्राइडे को ये आर्टिकल आता है, तो यहां पर बेसिकली जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी आज का कार्टून यहां पर ये है, एक साइड में है SP, ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, एक साइड में है BSP। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको चिल्लाया जा रहा है परशुराम जी से रिलेटेड, अभी यहाँ पर कई सारी बात की जा रही है कि परशुराम जी की स्टेचू बनानी है। तो जनता को है सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। एक तरीके से यानी कहने का मतलब ये है कि जो जनता के पास में चीजें पहुंचनी चाहिए कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, एक तरीके से हेल्थ की सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, वो सारी चीजों पर बात करने के बजाय कोई परशुराम की मूर्ति बनवाता है तो कोई किसी एरिया में काम करता हुआ नजर आता है। तो ये कितने हद तक सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये होता है एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, जिसको आप लोग पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आप लोग बोल सकते हैं। कोशिश क्या कीजिए, अगर ये पिक्चर में आप लोगों को दिखाता हूं, कार्टून होता है, 30 से लेके 50 शब्द में आप लोग इसको समेटने की कोशिश क्या कीजिए। एक अच्छा सा प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी कि किसी चीज को देखकर आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। इससे आप लोग एक अच्छी इमेजिनेशन क्रिएट आप लोग कर पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर पिक्चर बना पाते हैं उसकी आप लोग, तो आप लोग एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पर आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने का। ठीक है, आगे चलता हूँ, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखते हैं। पहले ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बिहेवियर चेंज के बारे में बात कर रहा है। आज की डेट में अगर आप लोगों से मैं बोलूं आप लोगों को जिम में जाना है या फिर आप लोगों को पार्क में रनिंग करने जाना है, तो कहां पर आप लोगों को जाना चाहिए? जिम में अगर जाओगे आप लोग जो भी चीजें यूज करोगे, मान लीजिए चेस्ट के आप लोगों को वहां पर सेट लगाने हैं, बाइसेप्स के लगाने हैं, ट्राइसेप्स के लगाने हैं, थाइस के लगाने हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग वही सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जो ऑलरेडी कोई पर्सन यूज कर रहा है। उसको पसीने आएंगे जब वहां पर एक्सरसाइज करेगा, तो एक तरीके से आप लोगों को भी वो पसीने कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तरीके से आप लोगों को भी वो पसीने जो है वो टच करेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोलिए कि ज्यादा हाई चांस है यहाँ पर एक तरीके से कोविड-19 के संपर्क में आने के। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक ऐसे खुले हुए इलाके में जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है, या फिर ज्यादा भीड़ अगर नॉर्मल किसी टाइम रहती है तो उस दूसरे टाइम आप लोग चले जाइए जिस टाइम ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। आप लोग अच्छे से रनिंग कर आइए। क्या रनिंग करते हुए किसी के गले मिलेंगे आप लोग, जाते हुए किसी से कांटेक्ट करेंगे, हाथ नहीं मिलानी है, दूर से राम राम करनी है, नमस्ते करनी है। तो इस तरीके से आप लोग सेफ फील आप लोग अपने आप को करा पाएंगे। डिस्टेंस रखिए, कोई भी अगर पास से मिलता है तो उससे तो आसानी से आप लोग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। रनिंग एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है बॉडी की। तो इसके चक्कर में यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है एक आर्टिकल को राइटर के द्वारा कि हमारी कंट्री में जब मार्च के महीने में बोला गया कोविड-19 के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस टाइम पर काफी ज्यादा क्या मतलब क्या था, लगभग डेली केस जो आते थे वो 87 के करीब, यानी कि आज तो यार 87 लोगों को ये कोविड-19 हो गया। तो लोगों के मन में खौफ था, यार ये लोगों को ना कोविड-19 बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज 75,000 केस पर डे आ रहे हैं और लोग क्या करें, अरे कोरोना वायरस तो है, लोगों को इसका असर ही नहीं पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से जो केस है ये और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोगों की लापरवाही की वजह से। तो रिस्क जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ है, लोगों के माइंड से रिस्क रिड्यूस हो गया बस, पर लेकिन वैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये चक्कर यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा कि बिहेवियर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर आज की डेट में इसको एक तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं रिस्क को, कि रिस्क जो है वो अब ज्यादा नहीं है, तो एक अलग तरीके से इसको देखकर चला जा रहा है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, समझते हैं इसको पहले एक बार ढंग से
3 मिलियन पीपल आज के डेट में इंडिया के अंदर में कोविड-19 से इंपैक्टेड हो चुके हैं। 3 मिलियन का मैंने आप लोगों को डेटा भी दिखाया था यहाँ पर। ये देख सकते हैं हमारी कंट्री में 33 लाख यानी कि 3 मिलियन से भी 3 लाख ज्यादा हमारी कंट्री में आज के डेट में जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये जो रिस्क है ये बढ़ता ही जा रहा है, पर लेकिन लोगों के माइंड में ये रिस्क जो है वो इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंसान डरता कब है? इंसान डरता तब है जब उसको पास में कुछ चीजें दिखाई दें। यानी कि मान लीजिए कोई रिलेटिव जो है वो बीमार हो गया, कोई यार दोस्त रिश्तेदार बीमार हो गया, उस टाइम पर उसके जो है तोते उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके माइंड में फियर आना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने आप को वनरेबल फील करने लगता है, वो उसको लगता है कि अब तो मुझे भी हो जाएगा, तो उस टाइम वो सारे प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देता है। पर लेकिन अगर आसपास कोई केस नहीं दिख रहा है, उस टाइम पर कंडीशन क्या रहती है? वो बिल्कुल ऐसे खुला सांड की तरीके से घूमता है कि जैसे लगता है कि कोई बीमारी है ही नहीं है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। देखिए कई सारी चीजें जो है ना हम लोग ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इमोशन के चक्कर में आके हम लोग चीजों को समझना सही नहीं समझते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाया गया है यहाँ पर, अच्छे से सुनिएगा। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बस में यात्रा कर रहा है या फिर अपनी खुद की गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल पे यात्रा कर रहा है। मतलब कंपेयर करना है, एक तो हवा में एयरवेज के थ्रू उड़ रहा है, एक है रोडवेज के थ्रू जा रहा है, यानी कि जमीन पर उड़ रहा है। लास्ट ईयर की अगर आप लोगों से बात करूं, प्लेन क्रैश में इंडिया के अंदर एक भी लोग की जान नहीं गई, यानी कि 0 लोग यहां पर ऐसे हैं जिनकी जान गई, ठीक है, यानी कि किसी भी लोग की जान नहीं गई। पर लेकिन अगर रोडवे के बारे में बात करें, यहां पर 1.5 लाख के करीब लोगों की जान गई रोडवेज में, अगर बात करें जो रोड के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे, चाहे बाइक, गाड़ी या फिर किसी भी तरीके से। पर लेकिन आज की डेट में अगर फिर भी आप लोग बात करें तो लोग जो है वो एयर ट्रेवल करने से डरते हैं और अपनी साइकिल, अपना स्कूटर, अपनी गाड़ी लेकर जरा सी देर में रोड पर निकल जाते हैं। तो ज्यादा रिस्की क्या है? ज्यादा रिस्क है रोड पर, लेकिन एयर से डरते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग देखिए जहां पर हाई रिस्क है वहां पर लोग क्या बेसिकली एयर से क्यों डरते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एयर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। अगर हवाई जहाज में एक बार बैठ गए तो वहां पर ना तो कहीं उतरने का चक्कर, ना कहीं भागने का चक्कर, जो कुछ भी होगा वो एक तरीके से सारी जो चीजें हैं वो मैक्सिमम पायलट के हाथ में है। तो लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। पर लेकिन जहां पर उनके हाथ में सब कुछ है वहां पर भी दुनिया भर की लोगों की जान जा रही है। तो एक तरीके से लोगों को फियर जो रहता है वो इसलिए रहता है उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब उनको लगता है उनके हाथ में कुछ है तो उस टाइम पर उनको डर कम लगने लगता है कि हाँ हम तो जो है बचा लेंगे अपने आप को, तो वो कंडीशन है। पर लेकिन अगर आप लोगों के हाथ में कुछ है तो फिर आप लोग उसको वैसे यूज क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे कि जिम में अगर जाओगे आप लोग तो वेरी हाई रिस्क है। पर लेकिन अगर यही बात मैं आप लोगों को बोलूं कि टेनिस खेलना है आप लोगों को ग्राउंड में, तो टेनिस खेल सकते हैं। अलग अलग रैकेट रहेगी दोनों के हाथ में, डिस्टेंस रहेगी अच्छी खासी, आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं। पर लेकिन नॉर्मली क्या होगा, जिम खुल जाए तो जिम में जाना सब पसंद करेंगे, टेनिस खेलता हुआ बहुत कम लोग आप लोगों को नजर आएंगे। शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा बोला जाता है। अगर आप लोग भगवान में बिलीव करेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे, ऐसा बोला जाता है। पर्टिकुलर अगर किसी भगवान की अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एक भगवान को फॉलो करेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे, ऐसा भी कई बार बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये फालतू की चीजें जो हैं लोग ज्यादा पसंद करते हैं, साइंटिफिक चीजें साइंटिफिक रीजन के साथ में एक्सेप्ट करना लोगों को पसंद नहीं है। तो रिस्क जो है कोविड-19 का इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ जाता है, ना कि घटता है। तो और ज्यादा रिस्क कब बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब हम लोग ऐसी हरकतों की एक तरीके से विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। तो बिहेवियर जो एक तरीके से डिजाइन होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे डिजाइन होना चाहिए जैसे आप लोग जब रोड पर जाते हो तो स्टॉप रहता है और रेडी रहता है और गो रहता है। यानी कि अगर रेड सिंबल आ गया तो इसका मतलब रुकना है, येलो आ गया तो रेडी हो जाइए और ग्रीन आ गया तो चल पड़िए। इसको लोग सीधा सीधा समझते हैं कि भैया कम्युनिकेशन का ये मीडियम है एक तरीके से। अगर आप लोग चलते हैं रोड के ऊपर तो कलर जो है वो रेस्पेक्टिवली हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए भी होना चाहिए कि कहां पर रेड और कहां पर ग्रीन और कहां पर येलो जोन आप लोगों को ऑरेंज जोन आप लोगों को नजर आएगा। तो बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज ये है कि लोगों को वो चीजें समझानी पड़ेंगी जो लोग आराम से उसके साथ में ढंग से कनेक्ट हो सके। दुनिया में केस आ रहे हैं भैया, 60 लाख केस आ गए, अरे यूएसए में तो आ रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी आ रहे हैं यार। इंडिया के अंदर 5000 लोग मर गए, अरे हमारे शहर में थोड़ी ना मर रहे हैं, वहां पर मर रहे हैं। तो इंसान जो है वो अपने साथ में तब कनेक्ट करते आते हैं जब पड़ोस में कोई मर जाए, लगता है यार हाँ यार कोई चला गया, तो फिर डरने लगते हैं कि हाँ यार हमको भी हो सकता है। तो इसी के चलते कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके साथ में वो अच्छे से कनेक्ट कर सकें, जैसे रोड के रूल और रेगुलेशन है। इसी तरीके से बोला गया अगर आउटसाइडर आप लोगों के घर में आता है तो इसका मतलब रेड सिंबल है ये, यानी कि सामने वाला पता नहीं कहां कहां घूम कर आया, किस किस से मिलकर आया, तो उसको आप लोगों को दूर रखना है, घर पर किसी को आने से रोकिए। दूसरा, अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं रिटेल स्टोर के अंदर में, वो ऑरेंज जोन है, आप लोग एक डिस्टेंस बनाकर चल सकते हैं, अपने हिसाब से वहां पर काम कर सकते हैं। जो आप लोगों को काम का सामान चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं अनक्राउडेड पार्क के अंदर में जहां पर कहीं ज्यादा भीड़ भी नहीं है, तो वहां पर क्या रहेगा, आप लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, डिस्टेंस पर रख सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। तो ये ग्रीन जोन है। यानी कहने का मतलब ये कि घर से निकलना है आप लोगों को, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता में जाकर गले मिलना है सबके, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग करनी है। तो एक तरीके से डिस्टेंस बनाकर आप लोग अपने काम कर सकते हैं। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाना पड़ेगा।
खौफ वाला जो थोड़ा सा, तो देखिए इंसान ना, अगर आप लोग के अंदर एंजाइटी ना हो ना एग्जाम को लेकर, आप कभी पढ़ो ना, थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए आप लोग किताबें उठाना स्टार्ट कर देते हो एग्जाम के पास में। आखिर सब लोग जो है एग्जाम के पास में ही क्यों किताब उठाना स्टार्ट करते हैं, पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं? रीजन ये कि एग्जाम की एंजाइटी उनके माइंड में रहती है, तो वो चीजें समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से जो रिस्क है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोविड-19 कंटिन्यू रहेगा, बढ़ता चला जाएगा, आग की तरीके से जंगल में आग बढ़ती है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी चीजों को ढंग से लेकर नहीं चले तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि गलती कहां पर हो रही है, और तभी हम लोग सोल्यूशन उसका निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा फोकस था बिहेवियर को चेंज कराना। रीजन क्या था? रीजन ये था कि लोगों के घर में अगर आप लोगों ने शौचालय बना भी दिए, क्या वो उसको यूज करेंगे? तो ये भी सोचने वाली बात थी, क्योंकि ओपन स्काई टॉयलेट जो है हमारी कंट्री में काफी फेमस है, खुले में शौच करने वाली बात। तो उसी के चलते ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारी कंट्री के जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। आज की डेट में जो जजेस जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं और पहले जैसे जज हुआ करते थे, उनमें डिफरेंस समझाने की कोशिश की गई इस आर्टिकल में। और पहले क्या था और अब क्या है, और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो चीजें भी समझाने की कोशिश की गई। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल, तब आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले बात की जा रही है कि जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं बरतनी चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। जज को अलग रखना चाहिए मीडिया से, जनता से, अपने आप को, और सोबर बिहेवियर रखना चाहिए आप लोगों को जज का। ये बेसिकली यहां पर बोली गई है। जजेस जो पहले टाइम पर हुआ करते थे उनकी एक रेस्पेक्ट हुआ करती थी, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ जज को ये केस चला गया तो चीजें जो है वो थोड़ी पैटर्न में आनी स्टार्ट होगी। पर लेकिन आज की डेट में कई सारे केस ऐसे हो जाते हैं कि जज जो है वो अपना ट्रस्ट एक तरीके से नहीं कर पाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझ पाएंगे पहले जजों के बारे में और आपके आज के जजेस के बारे में। 1950 में उत्तर प्रदेश में किसी एक गांव के एक इंसान ने जजेस के खिलाफ एक कोई ऐसा लेटर लिखा जिसमें कंप्लेन की गई, ठीक है। तो यहां पर एक जज के खिलाफ, वो जो मजिस्ट्रेट था उसने वो लेटर जो था वो हाई कोर्ट को कंप्लेन कर दी, हाई कोर्ट को वो बेसिकली यहां पर भेज दिया। तो कोर्ट ने क्या किया, जो विलेजर्स था उसके खिलाफ नोटिस इशू किया, एक तरीके से कंटेम्प्ट का, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का। तो उसको बोला कि आप लोग यहां पर आओ जल्दी से, एक तरीके से उसको कोर्ट में बुलाया गया, ठीक है। और नॉन बेलेबल, जिसको बेल ना मिल सके, ऐसा वारंट जारी किया गया। तो पुलिस जो थी उस विलेजर्स को लेने पहुंच गई। वो जो गांव वाला इंसान था उसको उठाकर लाया गया कोर्ट के अंदर में, और कोर्ट में जो जज थे उन्होंने पूछा, भैया इतने दिनों से हम लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, इतने सारे नोटिस आपको भेज चुके हैं, आप अब तक क्यों नहीं आए? तो उस पर्सन ने सीधा सीधा ये बोला कि भाई साहब ऐसा है, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं इस जर्नी को अफोर्ड कर सकता, वहां से यहां तक आ सकता, रेलवे का किराया मेरे पास में यहां पर नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं आया। और मुझे पता था मैं नहीं आऊंगा तो पुलिस मुझे लेने भेजेगी, तो अब मैं फ्री में यहां पर आ गया हूं, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। तो जज जो था जब यहां पर डिसाइड किया एक तरीके से, तो जज ने बोला कि यहां पर इसने जो भी लेटर वगैरह जो लिखा है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ गलत बोला हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ बोला है। तो उसको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो जब उसको वार्निंग देकर छोड़ा गया और बोला आप जाओ, तो उसने फिर से बोला अब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास में तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं घर जा सकूं, क्योंकि मेरे पास में आने का भी पैसा नहीं था। तो तब यहां पर जज ने बोला कि कुछ अरेंज करते हैं। तो उसको बोला कि इसको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ इसका थोड़ा, उसको घर छोड़ के आओ, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर उसको घर छोड़ा गया। तो इस तरीके से पर्सनल पे, एक तरीके से पर्सनली पे किया गया यहाँ पर जो फेयर था उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में क्या एक तरीके से जजेस को लेकर इमेज क्रिएट की गई होगी और सोसाइटी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं कि एक सोबरनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। एक तरीके से कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन को आया, उसकी इस तरीके से हेल्प की गई, तो एक बिहेव हुआ करता था वहां पर उस टाइम पर जजेस का, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आज के साइड में आप लोग बिहेवियर के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, राइटर यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि आज के दिन में जो प्रशांत भूषण वाला केस है, प्रशांत भूषण वाला केस है, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रशांत भूषण साहब के द्वारा दो केस किए गए, केस नहीं किए गए, सॉरी, दो ट्वीट किए गए। ये जो ट्वीट थे इनके द्वारा ट्विटर पर इनके द्वारा ट्वीट किए गए। इनके द्वारा पहला जो ट्वीट था उसमें बोला गया कि हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 50 लाख की बाइक लेकर चल रहे हैं बीजेपी के लीडर की, और इसी के साथ में यहां पर ना तो इन्होंने हेलमेट लगा रखा है और ना ही इन्होंने मास्क पहन रखा है। तो एक तो ये ट्वीट इनके द्वारा किया गया। दूसरा ट्वीट ये था कि अगर पिछले 4 सालों में हम लोग देखें, हमारे जो कोर्ट की जो गरिमा है, 4 सालों में नहीं, सॉरी 4 जजेस जो हमारी कंट्री गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको काउंट करें तो हमारी कंट्री में जो कोर्ट है कहीं ना कहीं उसकी जो गरिमा है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। इसके ऊपर इनके द्वारा दो कमेंट किए गए। ये जो 2 कमेंट थे, इनके जो 2 ट्वीट थे, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू जारी कर दिया गया, नोटिस, और इनको बोला गया कि यहां पर एक तरीके से इसके ऊपर आप लोगों को सफाई देनी है। और यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया, एक तो सिविल होता है दूसरा क्रिमिनल होता है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसको समझते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है और किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं।
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर एक तो हो गया पर्टिकुलर पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के, ठीक है, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस, यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑफिस में वो बैठते हैं, जिनके पास में उनके पास से पावर है। इसको कंपेयर करने के लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हो गए, रामनाथ कोविंद, पर लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरा प्रेसिडेंट ऑफिस है, वो वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट वहां पर काम करता है, प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम हमारी कंट्री में होते हैं, तो पूरा ऑफिस है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पूरा ऑफिस है। तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन इसको मानना है या फिर ऑफिस मानना है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में, तो यहां पर दो चीजें देखने को मिली। पहले में तो ये बोला गया कि अगर जज जो है वो बिना हेलमेट और बिना मास्क के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो इंडिविजुअल पर्सन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से समझिएगा यहां पर क्या बोलने की जा रही है। अगर जज के बारे में बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, अगर वो हेलमेट और मास्क नहीं निकाल रहे हैं, तो ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है। और ये यहां पर एक तरीके से जो 50 लाख की बाइक ले रहे हैं और इस तरीके से सड़क पर चल रहे हैं, तो ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन है। पर लेकिन जो प्रशांत भूषण के द्वारा कमेंट किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कमेंट किया गया है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि ऑफिस के ऊपर कमेंट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रशांत भूषण ने किया है वो गलत है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप लोग ये समझिए, अगर आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 50 लाख की बाइक लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही आ गई कि 50 लाख की बाइक जो है वो किसी की लेकर चल रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है इंसान के माइंड में कि यार ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस चल रहा हो जनता में, अगर ऐसी चीजें सामने आती है। दूसरी बात, आप लोग सबको बोलते हैं कि मास्क लगाओ, मास्क लगाए बिना आप लोग काम नहीं चलेगा, और खुद आप लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो कितना हद तक सही है। महात्मा गांधी जी की मुझे एक यहाँ पर एक कहानी याद आती है, वो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें भी देखी थी मैंने, उसमें भी मतलब पढ़ी थी मैंने। उसमें ये थी कंडीशन कि महात्मा गांधी जी के पास में एक औरत जाती है अपने बच्चे को लेकर कि मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है, उसको बोलो कि कम थोड़ा मीठा खाया करे। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद आई वो औरत, फिर उसने बोला महात्मा गांधी जी ने कि बेटा गुड़ थोड़ा कम खाया करो। तो औरत ने पूछा ये बात तो यार एक हफ्ते पहले बोल सकते थे, एक हफ्ते वेट क्यों करा। तो उनके द्वारा बोला गया कि एक हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था काफी ज्यादा, तो अब मैंने खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बोल पा रहा हूँ। तो वही बात होगी कि जब तुम खुद मास्क और हेलमेट नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर कैसे आप लोग जनता को बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है। सिटीजन आपको किस तरीके से देखते हैं, सिटीजन एक तरीके से ये मानते हैं कि कहीं न्याय मिले या ना मिले, पर कोर्ट में जाकर जरूर न्याय मिलेगा। तो एक तरीके से किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप लोग कंटेम्प्ट लगाना है वो भी समझना पड़ेगा। तो सारी चीजें वही समझाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट जो है वो अगर एनी कंटेम्प्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको आप लोग बोल सकते हैं कि कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट ओनली वो होगा जो एक तरीके से कमेंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग उसको ऐसे नहीं बोल सकते। तो देखिए फिलहाल अभी हुआ क्या है, बेसिकली जब से केस आया ना प्रशांत भूषण वाला, तब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस जो एक तरीके चीफ जस्टिस नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने ही घेरे में घिर गया है इस तरीके के केस को उठाकर और इस तरीके के एक्टिविटी को लेकर। यानी कि एक तरीके से ये अपने ही वो नहीं होगी कि अपने ही एक तरीके से बिछाए हुए जाल में फंस गया, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, वो यही दिखाने की कोशिश अभी यहां पर कर रहे हैं। कोर्ट जो होता है वो फेयर डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर किया जाता है जुडिशियल फंक्शनिंग का, ठीक है, जजमेंट का, विदाउट किसी एट्रीब्यूशन के तहत यहां पर एक तरीके से एक हेल्दी डिस्कशन उसको बोल सकते हैं। और इंडियन डेमोक्रेसी में वो जरूरी भी है। एक तरीके से अगर कोई कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, तो बिल्कुल वही हो गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो बोलना तो चाहिए भैया, ऐसे कैसे होगा, वरना डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझना पड़ेगा। दूसरा, एक ऐसे ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर इस ऑफिस में रहकर आप लोगों को ये एंजॉय करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है, तो ये तो आप लोग रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद में एंजॉय कर लीजिएगा, कोई अभी थोड़ी ना जरूरी है। तो बहुत सारे जजेस जब ये सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बोलेंगे सही नहीं कर रहे हो। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ऐसी चीजें करेगा तो फिर क्या होगा, दूसरे जजेस भी ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे, वो तो इन्फ्लुएंस होंगे ना, एक हाईएस्ट पोस्ट से देखकर उसको तो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो अगर बात करें इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में, आजादी के जस्ट बाद की अगर हम लोग बात करें, जो जजेस होते थे एक ट्रेडिशन थी कि वो अपने आप को जनता के साथ में नहीं लाते थे, जनता से दूर रखते थे, मीडिया से दूर रखते थे, ठीक है, पब्लिक में कोई इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते थे, इन सब चीजों को अवॉइड करते थे। पर लेकिन जब से सोशल मीडिया वाला दौर स्टार्ट हुआ है, हर एक इंसान जो है वो अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने की कोशिश करता है। ये यहां पर कोर्ट की बात नहीं की जा रही है, चाहे किसी की भी बात आप लोग क्यों ना कर लीजिए। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन अब यहाँ पर ये है, अगर आज की डेट में अगर इस तरीके से जो चीजें चलेंगी, देखिए अनलाइक पॉलिटिशियन ऑफिसर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगी विदाउट पायलट, एक तरीके से एस्कॉर्ट, वो सारी चीजें, रेड बत्ती, वो सारी चीजें पहले पॉलिटिशियन चला करते थे। 1998 तक यहाँ पर जो जज थे वो अपनी खुद की कार को खुद चला कर आया करते थे। कोई ऑफिशियल कार भी यहाँ पर नॉर्मली उनको एक तरीके से जो प्रोवाइड कराई जाती थी, तो प्रोवाइड कराई थी ऑफिशियल कार, तो खुद चलाकर वो अपने आप आते थे, ठीक है, वरना अपने खुद के व्हीकल से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इसके बाद में चीजें क्या होना स्टार्ट हो गई, अब जजेस के पास में सारी चीजें
सारे पक्ष और सारे प्रिविलेजेस हैं, गाड़ी है एक तरीके से उनके पास में, इसके साथ में सिक्योरिटी गार्ड, घर वगैरह सारी चीजें, सारे इस तरीके से वो चीजें एंजॉय कर रहे हैं जैसे एक पॉलिटिशियन एंजॉय करता है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गलत चीज है, चलिए सही है ये मिलनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जज की जो एक तरीके से काम करने की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाएगी, नहीं ये भी नहीं होगा। पर लेकिन एक तरीका जो तरीका था कि हाँ जनता से दूर रखना आप लोगों को, वो कम से कम आप लोगों को रखना पड़ेगा। जुडिशियल जो वर्क है एक तरीके से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुरानी ट्रेडिशन है, वो पुरानी ट्रेडिशन जो अगर कुछ अच्छा काम करती है तो वो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। पुराने टाइम पर यह बोला जाता था कि इंसानों को लगभग 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 3-4 बजे तक उठ जाना चाहिए, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सही होगा उसके अंदर, इसीलिए वो चीजें फॉलो की जाती हैं। आज की डेट में भी हमारे जो वेदास हैं उनके अंदर आप लोग जाकर देखिए ये सारी चीजें बताने की कोशिश की जाती हैं। तो अगर सुपीरियर जज जो है वो इस तरीके से चेंज करेगा तो फिर लोअर जजेस जो हैं वो किस तरीके चीजों को लेकर चलेंगे। तो पब्लिक का रेस्पेक्ट और पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना इस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है और ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर जो जनता है वो किस तरीके से इसके अंदर ट्रस्ट लेकर आ पाएगी, ठीक है। तो एक फाउंडेशन जो है बेसिकली अगर देखकर चले यहाँ पर जुडिशियल ब्रांच का, उसको आप लोगों को मेंटेन रखना है और ये पुराने जो रीति रिवाज थे कम से कम कुछ तो ऐसे होने चाहिए कि हाँ जनता के पास में आप लोगों को नहीं आना है, जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप लोग ऐसे मत करिए, जो केस आता है उसके थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने पर्सनल चीजों को मत दिखाइए जनता में आकर कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, वरना जनता जो है एक तरीके से फिर पॉलिटिशियन की तरीके से देखना स्टार्ट कर देगी। और पॉलिटिशियन की इज्जत आप लोग जानते हैं कितनी है आज के में कंट्री में, तो कई सारे रीजन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में जो बातें हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से बताई गई हैं। आज के में अगर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हेल्थ वर्कर की, हमारी कंट्री में जो वनरेबल सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा आप लोग देखते हैं। खासकर एक गुड आइडिया है कि अगर आप लोग जो 3 फेज की अगर ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, कोविड-19 के चलते, तो हेल्थ वर्कर और जो वनरेबल सेक्शन है उनको एनरोल करना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है समझिए एक बार। अगर आप लोग कोई दवाई बनानी है तो आप लोग को इन फेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली एक्सप्लोर करने वाली, दूसरी प्री क्लिनिकल ट्रायल, तीसरी क्लिनिकल डेवलपमेंट, चौथा रेगुलेटरी, पांचवा मैन्युफैक्चर, छठा है क्वालिटी कंट्रोल। तो जो क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, इसमें क्या होता है 3 फेज की ट्रायल होती है यहाँ पर। तो 3 फेज में पहला फेज लगभग कुछ लोगों के ऊपर, फिर ज्यादा के ऊपर, फिर हजारों लोगों के ऊपर ये एक तरीके से स्टडी की जाती है कि ये सही चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। तो इसमें ये बोला गया कि अगर आप लोग इस फेज में है, तीसरे फेज में, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, हष्ट पुष्ट लोगों के ऊपर आप लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर रहे हैं। तो एक वनरेबल सेक्शन यानी कि जो बड़े लोग हैं जिनको बीमारी हो रही है उनके ऊपर ट्राई कीजिए, तो ज्यादा बेटर तरीके से चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वनरेबल सेक्शन के ऊपर आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, तभी चीजें ढंग से चल पाएंगी। आप लोग क्या करें, वनरेबल सेक्शन के ऊपर नहीं, हष्ट-पुष्ट लोगों के ऊपर आप लोग तैयारी कर इसको ट्राई करें। थर्ड फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इस तरीके से जो वायरस है, देखिए अगर आप लोगों को बीमारी हो चुकी है और वो ठीक हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका है टी सेल के थ्रू, जिसके थ्रू यहाँ पर चीजें जो है इम्यून सिस्टम जो रेस्पॉन्स करेगा और बीमारी सही है, ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो रेगुलेटरी जो एजेंसी है वो वंस अगेन यहाँ पर जो क्लियर करेगी उसको मेडिसिन को, तो वो तब क्लियर होनी चाहिए जब ये इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से होकर गुजर सके कि वनरेबल सेक्शन के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है, वरना हष्ट-पुष्ट लोगों के ऊपर टेस्ट करने का क्या फायदा है। ऑब्जेक्टिव क्या है वैक्सीन बनाने के, 3 फेज में यहां पर इसको समझाया गया है। पहला तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए जो वनरेबल इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे बुजुर्ग हो गए या फिर कोई भी इस तरीके से। तीसरा जो यहां पर ये है कि जो प्रोटेक्ट किया जाए, जो यहां पर एक तरीके से ऑक्यूपेशनल एक्सपोज जिनको रहता है, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है या फिर मान लीजिए कोई काम करने वाला है, ठीक है, जैसे हेल्थ वर्कर है, तो एक तरीके से उनके बारे में बात कर सकते हैं। तीसरा रहता है कि बीमारी को कंप्लीटली आप लोग खत्म करना है। तो फोकस ये होना चाहिए कि जो वनरेबल सेक्शन है उसके ऊपर आप लोग को ट्राई करना चाहिए। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर चीजें सही चलती हैं। तो इस तरीके से अगर जो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बने फेज 3 वैक्सीनेशन के, तो उसमें ओनली हेल्दी एडल्ट को अगर आप लोग चेक करते रहोगे तो वो सही नहीं है। आप लोगों को वनरेबल के ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी यहां पर वो दवाई जो है प्रॉपर वे में आगे निकल कर आ पाएगी। तो वनरेबल और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं तो उनको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से आप लोगों के पास में, वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री में अगर हेल्थ वर्कर के बारे में बात करें, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर कोविड-19 के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, ठीक है, तो क्या उनको एक तरीके से वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो उनके ऊपर आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। और ये सारी चीजें लिस्टेड में हमारी कंट्री में नेशनल रजिस्ट्री के ऊपर बेसिक समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि आप लोग अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सोचने की कोशिश कीजिए कि एक तरीके से वहां पर फोकस कीजिए जहां से आप लोग उसका इलाज निकाल सकते हैं। और वो कैसे होगा, वो होगा एक तरीके से आप लोग बोलिए कि जो ऐसे पर्सन को काउंट करके चलना जो बीमार है, यानी कि सही पर्सन, हष्ट-पुष्ट पर्सन का इलाज थोड़ी ना करना है, इलाज करना है बीमार पर्सन का। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है।
तो इधर कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो भी आर्टिकल आप लोगों के बचे हुए हैं पिछले कुछ, वो आर्टिकल सारे मैं संडे में कवर करूंगा, तो उनके लिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, और हाँ, सजेशन जो मांगे थे वो आप लोग कंटिन्यूअस देते रहिए। सजेशन कई सारे आप लोगों के मैंने पढ़े हैं अभी यहाँ पर कमेंट, तो इस तरीके से जल्दी ही एक नया पैटर्न आप लोग एक नए टाइम पर वीडियो देखने को मिलेगी, जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे। काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूड आप लोग को होती नजर आएगी, तो सजेशन आप लोग जरूर देते रहिए तीनों वीडियो के बारे में, क्वेश्चन वाली वीडियो के बारे में भी, इस वाली वीडियो के बारे में भी, और जो पीआईबी वाली वीडियो आती है उसके बारे में भी, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।